नमस्कार प्रिय साथियों, आज हम अधिगम के टॉपिक के बारे में जानेंगे। इस टॉपिक के अंदर से हर एग्ज़ाम में 5 से 6 प्रश्न पूछे जाते हैं। ये मेरे हस्तलिखित नोट्स हैं। अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी अपने पास रख सकते हैं या अपने खुद लिखकर नोट्स भी बना सकते हो। अधिगम लर्निंग, इसकी डेफिनेशन की बात करें तो व्यवहार में वांछित प्रगतिशील अपेक्षित परिवर्तन ही अधिगम है। व्यवहार में जो लगातार परिवर्तन होता रहता है, कुछ न कुछ हम नया सीखते रहते हैं, वही अधिगम है। अधिगम के स्टेप्स की बात करें तो अधिगम के पद, इससे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अधिगम की शुरुआत आवश्यकता या अभिप्रेरणा या प्रेरक से शुरू होती है और व्यवहार के स्थायी परिवर्तन पर जाकर रुकती है। इसमें सबसे पहले आवश्यकता होगी, फिर व्यक्ति उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए लक्ष्य बनाएगा, अपना उद्देश्य बनाएगा। फिर उस उद्देश्य के अंदर विभिन्न प्रकार की बाधाएं आएगी, उन बाधाओं से वो तत्पर होगा, फिर अधिगम की स्थिति तक पहुंचेगा, फिर उसमें अनुक्रिया होगी, फिर समायोजन करेगा, व्यवहार में परिवर्तन करेगा, उसके परिणाम स्वरूप उसके अंदर स्थायी परिवर्तन हो जाएगा। अधिगम प्रारंभ किससे होता है? ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अधिगम की शुरुआत आवश्यकता से होती है और इसका समापन स्थायीकरण पर जाकर रुकता है। अधिगम की प्रकृति या विशेषता की बात करें तो अधिगम निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम लगातार चलता रहता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है। अधिगम व्यवहार में वांछित परिवर्तन है। अधिगम सार्वभौमिक है, कक्षा में भी होता है जबकि कक्षा के बाहर भी अधिगम चलता रहता है। अधिगम व्यक्तिगत व सामाजिक होता है, अपने आप से व्यक्ति सीखता रहता है। अधिगम सकारात्मक व नकारात्मक दोनों प्रकार का होता है। सीखना उद्दीपक व अनुक्रिया में संबंध स्थापित करने वाली प्रक्रिया है। सीखने से व्यक्ति के उद्दीपन व अनुक्रिया लगातार स्थायी बनती रहती है, व्यक्ति लगातार सीखता रहता है। अधिगम एक समायोजन अनुकूलन की प्रक्रिया है। अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है। अधिगम ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, विवेकपूर्ण प्रक्रिया है। अधिगम में तीनों पक्षों का उपयोग किया जाता है। व्यक्ति ज्ञानात्मक रूप से भी सक्रिय होता है, भावात्मक रूप से भी और क्रियात्मक रूप से भी। सीखना एक समस्या समाधान की प्रक्रिया है या अधिगम एक समस्या समाधान की प्रक्रिया है। सीखना आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। अधिगम विवेकपूर्ण अंतर्दृष्टि की प्रक्रिया है। अधिगम अनुभवों का संगठन है। अधिगम उद्देश्यपूर्ण बिंदु है। अधिगम एक प्रक्रिया है, न कि परिणाम। इसे हम माप नहीं सकते, अधिगम को मापा नहीं जा सकता। अधिगम अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण की प्रक्रिया है। अधिगम स्थानांतरण की प्रक्रिया है। सीखे गए ज्ञान का अन्य स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है। नियोजित है, आकस्मिक नहीं। ये लगातार धीरे धीरे अधिगम स्थानांतरण होता रहता है। आकस्मिक किसी भी प्रकार से अधिगम नहीं होता। आगे बात करें अधिगम की परिभाषा के बारे में तो ये इम्पोर्टेंट परिभाषा है। अधिगम के बारे में वैसे तो काफ़ी परिभाषाएं दी गई हैं, लेकिन वुडवर्थ के अनुसार बात करें तो सीखना विकास की प्रक्रिया है। अधिगम के बारे में वुडवर्थ ने बताया कि सीखना विकास की एक लगातार प्रक्रिया है। गेट्स व अन्य के अनुसार ये परिभाषा काफ़ी बार एग्जाम में पूछी गई है। परीक्षण व अनुभव द्वारा व्यवहार में जो स्थायी अधिगम है वही अधिगम है। व्यवहार में जो परीक्षण व अनुभव के द्वारा परिवर्तन होता है वही अधिगम है। क्रो एंड क्रो के अनुसार आदत, ज्ञान, अभिवृत्तियों का अर्जन करना ही अधिगम है। गिलफोर्ड ने इसके बारे में अधिगम के बारे में परिभाषा देते हुए बताया कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। व्यवहार के कारण व्यवहार में ही परिवर्तन अधिगम है। स्किनर ने अधिगम की परिभाषा के बारे में बताया, व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया अधिगम है, अथवा व्यवहार के अर्जन से उन्नति की प्रक्रिया ही अधिगम है। पील के अनुसार व्यक्ति में परिवर्तन ही अधिगम है, जो वातावरण में परिवर्तन के अनुसार अनुसरण में होता है।
मॉर्गन व किंग के अनुसार अभ्यास या अनुभूति के परिणाम स्वरूप व्यवहार में होने वाला अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन अधिगम है। अगली बात करें रूल्स ऑफ लर्निंग। अधिगम के नियम की बात करें तो 1913 में अधिगम के नियम के बारे में अपनी पुस्तक शिक्षा मनोविज्ञान में अधिगम की 3 मुख्य व 5 गौण नियमों का प्रतिपादन किया। अधिगम के नियम थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए। इसने 3 प्रकार के मुख्य नियम व 5 प्रकार के गौण नियम बताए। मुख्य नियम के अंतर्गत सबसे पहले तत्परता का नियम। यदि हम किसी कार्य को करने के लिए शारीरिक व मानसिक रूप से तैयार हैं तो उससे करना सीख जाते हैं, अन्यथा नहीं। अगर व्यक्ति मानसिक रूप से किसी कार्य को करने के लिए तैयार नहीं होता है तो उसी कार्य में उसकी रुचि नहीं होती है, और रुचि उत्पन्न नहीं होने के कारण उसका ध्यान भी नहीं होता है, और ध्यान नहीं होने से उसकी जिज्ञासा जागृत नहीं होती है। इसलिए तत्परता का नियम रुचि को जागृत करने के लिए, बच्चे की मानसिक सक्रियता के लिए आवश्यक है। नोट: वुडवर्थ ने इस नियम को मानसिक तैयारी का नियम कहा। वुडवर्थ ने तत्परता के नियम को मानसिक तैयारी का नियम भी कहा। अध्यापक कक्षा में आने पर सबसे पहले इस नियम का प्रयोग करता है। विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए, मानसिक रूप से तैयार करने के लिए, किसी विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए अध्यापक होता है जो इस नियम का उपयोग करता है। दूसरे नियम की बात करें तो अभ्यास का नियम, श्रम का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। इस नियम का अर्थ किसी भी क्रिया कार्य को बार बार करने से है। जब आप किसी कार्य को बार बार करते हो तो उसमें आप महारत हासिल कर ही लेते हो। करत करत अभ्यास से जड़ मत होय सुजान, यह कहावत इस नियम पर आधारित है। इस नियम के 2 भाग हैं: उपयोग का नियम, अनुपयोग का नियम। जिस चीज़ को आप बार बार करते रहते हो तो वो हमेशा आपके लिए याद रहती है, जबकि जिस चीज़ का उपयोग आप बार बार नहीं करते हो तो वो धीरे धीरे आपके दिमाग से निकल जाती है। अनुपयोग किसी भी क्रिया कार्य को ना दोहराने पर कुछ समय बाद हम उसे भूल जाते हैं। इस नियम का प्रयोग आदत निर्माण में, लेखन सुधार में, उच्चारण सुधार में, कला संगीत, नृत्य, अभिनय व पेंटिंग आदि के सीखने में उपयोगी है। तीसरे नियम की बात करें तो प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। इसे संतोष या परिणाम का नियम भी कहते हैं। जब किसी क्रिया या कार्य का परिणाम अच्छा आता है तो हम उसे करना सीख जाते हैं, अन्यथा नहीं। जैसे प्रसन्नता, प्रशंसा, पुरस्कार, दंड। इसे प्रसन्नता व दुख का नियम भी कहा जाता है तथा इस सिद्धांत को स्किनर के अधिगम सिद्धांत का आधार माना जाता है। प्रभाव का नियम स्किनर के अधिगम सिद्धांत का आधार है। गौण नियम जो 5 प्रकार के हैं उसमें सबसे पहला है बहु प्रतिक्रिया का नियम। बहुत सी क्रियाएं करते हुए सीख जाना। जब हम बार बार किसी भी चीज़ की क्रियाएं करते हैं जिसका पता भी हमें नहीं होता है और हम उसे सीख जाते हैं, गाड़ी चलाना, कंप्यूटर चलाना, मोबाइल चलाना। आगे बात करें तो आंशिक क्रिया का नियम, विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों में विभाजित करते हुए अंश से पूर्ण की ओर शिक्षा देना। तीसरे नियम की बात करें मनोवृत्ति का नियम, सीखना सकारात्मकता पर निर्भर करता है। अगर व्यक्ति सकारात्मक है तो वो अच्छे प्रकार से सीख सकता है, जबकि नकारात्मक है तो सीखने में उसके लिए बाधा का काम करता है। आत्मीकरण का नियम, पूर्व ज्ञान के साथ संबंध स्थापित करते हुए नवीन ज्ञान को सीखना। 5वां गौण नियम है साहचर्य परिवर्तन का नियम, किसी एक स्थिति में किए गए कार्य का व्यवहार को उसी के समान दूसरी स्थिति में दोहराना। अधिगम के गौण नियम के बाद अधिगम के उपनियम, जिसमें 4 प्रकार के उपनियम है: नवनता का नियम, प्राथमिकता का नियम, संबंध का नियम, उत्तेजना का नियम या उत्तेजक की तीव्रता का नियम। अधिगम संबंधित दृष्टिकोण, व्यवहारिक दृष्टिकोण अधिगम अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। गेस्टाल्टवादी दृष्टिकोण अधिगम किसी परिस्थिति के प्रति संपूर्ण प्रक्रिया है। आगे बात करें हार्मिक दृष्टिकोण। हार्मिक दृष्टिकोण के अंदर
हार्मिक दृष्टिकोण मैकडगुल ने दिया था। इसके अनुसार अधिगम लक्ष्य केंद्रित होता है, जबकि क्षेत्रीय दृष्टिकोण कोटलेविन ने दिया। इन्होंने बताया कि अधिगम किसी परिस्थिति का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बात करें तो सबसे पहला व्यक्तिगत कारक। व्यक्तिगत कारक में अभिप्रेरणा के बारे में स्किनर ने बताया कि अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वश्रेष्ठ राजमार्ग है। अधिगम की सुनहरी सड़क भी स्किनर ने ही अभिप्रेरणा को बताया। अधिगम को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक अभिप्रेरणा है। स्टीवेंसन के अनुसार शिक्षक के पास जितने भी साधन हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण साधन की बात करें तो वो अभिप्रेरणा है। अभिप्रेरणा के बाद इच्छा शक्ति, विल पावर। व्यक्ति की इच्छा शक्ति मजबूत होगी तो वो व्यक्ति अधिगम करने में उतना ही सक्षम होगा। शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य। विद्यार्थी का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य होना अधिगम के लिए अत्यंत आवश्यक है। संवेदना व प्रत्यक्षीकरण भी होना जरूरी है, जबकि रुचि, स्मृति, ध्यान का प्रभाव अधिगम में बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है। व्यक्ति अगर रुचि से किसी कार्य को करता है तो वो कार्य जल्दी से सीखने में सहायक होता है। आयु व परिपक्वता भी अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में है। व्यक्तिगत कारक के बाद नोट परिपक्वता का प्रतिपादन गैसेल ने करते हुए कहा है कि जीवन चक्र में जीवाणुओं का समूचा प्रभाव परिपक्वता कहलाता है। परिपक्वता व अधिगम आपस में संबंधित हैं, फिर भी इन दोनों में अंतर पाया जाता है। आगे बात करें तो परिपक्वता व अधिगम के बारे में। वंशक्रम आधारित होती है परिपक्वता, जबकि अधिगम वातावरण आधारित होता है। परिपक्वता की बात करें तो यह स्वतः व स्वाभाविक रूप है, जबकि अधिगम की बात करें तो यह नियोजित चरण प्रक्रिया है, जबकि आकस्मिक नहीं है। निर्धारित समय तक चलती है परिपक्वता, जबकि अधिगम की बात करें तो यह जीवन पर्यंत चलता है। परिपक्वता यह शारीरिक प्रक्रिया है, जबकि अधिगम मनोवैज्ञानिक व मानसिक प्रक्रिया है। इसका प्रभाव अभ्यास व अभिप्रेरणा का प्रभाव इस पर नहीं पड़ता है। आवश्यक नहीं है कि परिपक्वता पर अभ्यास व अभिप्रेरणा का प्रभाव पड़े ही, जबकि अभ्यास व अभिप्रेरणा का प्रभाव पड़ता है या आवश्यक है अधिगम के अंदर। अधिगम के अंदर तो अभिप्रेरणा का प्रभाव आवश्यक है, जबकि परिपक्वता में आवश्यक नहीं है। आगे बात करें शिक्षक संबंधित कारक। विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण। अगर जो शिक्षक क्लास के अंदर होता है, जो पढ़ाने के लिए आता है, अगर उसके द्वारा विषय वस्तु को अच्छे प्रकाश से प्रस्तुत किया जाता है तो विद्यार्थियों में रुचि जागृत होती है और वो अधिगम के लिए प्रेरित होते हैं। विषय वस्तु में निपुण जो अध्यापक होता है, उसका जिस विषय के बारे में वो जानकारी देना चाहता है उसमें वो निपुण होना अत्यंत आवश्यक है। उसके जो शिक्षण की विधि है, टीचिंग मेथड है, वो भी अच्छे होने जरूरी है। शिक्षक का मानसिक स्वास्थ्य अत्यंत आवश्यक है। जिस प्रकार विद्यार्थी का मानसिक स्वास्थ्य अत्यंत आवश्यक है, उसी प्रकार शिक्षक को भी मानसिक रूप से स्वस्थ होना जरूरी है। और शिक्षक का व्यक्तित्व भी अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तीसरे की बात करें तो कार्य संबंधित कारक। कार्य की उपयोगिता, कार्य की रोचकता, कार्य की लंबाई, कार्य की कठिनाई, कार्य की क्षमता। कार्य अगर उपयोगी कार्य है तो लोग उसमें रुचि ज़्यादा लेते हैं, और कार्य अगर रोचकता से किया जाता है, रुचि से किया जाता है तो वो अधिगम में सहायक है। कार्य अगर ज़्यादा लंबा है तो बच्चे रुचि लेने में इतना ध्यान नहीं लगाते, जबकि कार्य रुचि पूर्ण भी है और छोटा भी है तो छोटे छोटे कार्यों के द्वारा बच्चे आसानी से सीख जाते हैं, उन्हें कोई कठिनाई नहीं होती। आगे वातावरण संबंधित कारक की बात करें तो भौतिक वातावरण, तापमान, जलवायु। जहाँ की जलवायु, जिस क्षेत्र में आप रह रहे हो, जिस क्षेत्र में विद्यार्थी को पढ़ा रहे हो, वहाँ का वातावरण बच्चों के जीवन पर काफ़ी प्रभाव डालता है। सामाजिक वातावरण, जहाँ विद्यार्थी जिस परिवार से आता है, परिवार का वातावरण, विद्यालय का वातावरण, समूह, सिनेमा, टीवी, मीडिया, जिनमें जो देखता है उसी प्रकार का बच्चा अधिगम करता है।
आगे बात करें तो सांस्कृतिक वातावरण, रीति रिवाज, प्रथाएं, उत्सव, अंधविश्वास, परंपराएं, भाग्यवादी सोच, ये सब अधिगम के लिए आवश्यक है। संगठन संबंधित कारक की बात करें तो एक टाइम टेबल, अगर बच्चे को टाइम टेबल के द्वारा पढ़ाया जाता है तो बच्चा उसमें रुचि ज़्यादा लेता है। शिक्षक छात्र के संबंध अच्छे होने चाहिए, निर्देशन अच्छा होना चाहिए, बच्चों की प्रशंसा, पुरस्कार व दंड का एक उचित प्रयोग करना चाहिए और बच्चों में अनुशासन बनाए रखने के लिए उन पर ध्यान देते रहना चाहिए। अधिगम की विधियों की बात करें तो करके सीखना सर्वाधिक बल दिया था किलपैट्रिक, जिसके गुरु थे जॉन डीवी, जो जो एक दार्शनिक थे। डॉक्टर मेस के अनुसार हम करके सीखते हैं। निरीक्षण करके सीखने के बारे में वाटसन ने बल दिया, जबकि प्रेक्षण करके सीखना विलियम वोल्ट ने बल दिया। सामूहिक विधि द्वारा सीखना सेमिनार, कार्यशाला, पैनल चर्चा के या परिचर्चा के द्वारा सीखना। मिश्रित विधि द्वारा सीखना पूर्ण व अंश विधि का मिला जुला रूप है। जो भी कोई चैनल पर नया है, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी प्रकार के नोट्स की पीडीएफ या वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।